अब अभी आपने माँ की बात करी, तो संघ में स्त्री का क्या रोल है? हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक कहा करते थे कि शाखा में महिला नहीं है, संघ में महिला है। संशोधन टीम बनाई है, रिसर्च टीम बनाई है, उसमें 2 महिलाएं काम कर हुँ, रही हैं। हुँ। तो महिला संघ में महिला है, शाखा पर नहीं है। शाखा पर। ठीक है। दूसरा, अगर मैं काम करता हूँ, तो मेरे परिवार की महिलाएं जो मेरी पत्नी है या बेटी है, वो सारा घर का दायित्व, समाज का दायित्व तो वो संभाल लेती है। तो उनका सहयोग है कि नहीं? और जब भीमराव अंबेडकर जी कुछ महिलाओं के रिलेटेड कुछ लॉज़ लाने वाले थे, तब आरएसएस वालों ने क्यों विरोध नहीं, किया? कौन से लॉज लाने वाले थे? वो अब ये मैंने आइडिया नहीं, अब ये देखिए ये तो ये मैंने सुना हिंदू कोड बिल के बारे में, और उसमें उसके प्रावधान ठीक नहीं थे, अच्छा। और उसका संघ ने ही नहीं कुछ विरोध किया है। हुँ, ऑर्गेनाइजर में कुछ छपा था, तो इतना मुझे याद है। लेकिन देखिए, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी ना, तब बहुत सारी बातें ऐसी आई है, बहुत सारी, कि एक ही चीज पे अलग अलग एंगल से लोगों ने बोला है, लेकिन बाद में तय हो गया कि यही है, तो फिर सब उसी रास्ते पे चला है। हुँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। आप मतलब सारे लोग अपने विचार रखते हैं, तो कुछ लोगों ने विचार रखे होंगे कि ये सही है, गलत है। रोलिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल तोमर है और आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इम्प्रॉम्प्टू बाय विशाल तोमर। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है विजय भाई ठाकर और ये गुजरात प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं इन आरएसएस। तो आज इनसे चर्चा करेंगे थोड़ा हम लोग आरएसएस के बारे में और क्या आरएसएस की ज़रूरत है समाज के लिए और इस देश के लिए। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार विजय, नमस्ते। कैसा है? बस ठीक चल रहा है। तो कैसा है यानी आपका यानी रोल क्या है? एक प्रांत प्रचार प्रमुख का क्या ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होती हैं? संघ में कुल 6 कार्य विभाग है, अलग अलग प्रकार के काम जो संघ में होते हैं। शारीरिक विभाग है, जो संघ में शाखा में शारीरिक कार्यक्रम कैसे हो, उसका ध्यान रखता है। ऐसे बौद्धिक विभाग है, संघ के सदस्यों का बौद्धिक स्तर ऊपर उठे, उसके लिए काम करता है। ऐसे संपर्क भी है, सेवा भी है, ऐसे ही प्रचार है। और प्रचार विभाग का अर्थ मीडिया मैनेजमेंट नहीं होता संघ में। प्रचार विभाग यानी समाज के लोगों की सहभागिता, वो प्रचार माध्यमों में बढ़े, हुँ, और प्रचार माध्यमों में राष्ट्रीय विचार ज्यादा आए। जो सेवा कार्य चलते हैं समाज में संघ के द्वारा या और किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से चलते हैं, उसकी बातें हो, जो सकारात्मक बातें होती है, वो ज्यादा आए। और उन सबको लेकर समाज की सहभागिता मीडिया में बढ़े, इस तरह का है। तो ये जो संघ है वो क्या है? बहुत से वरिष्ठ लोगों को पूछते तो भी वो बताते हैं कि हम नहीं बता पाएंगे। तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जितना समझा हूँ, अगर उतनी ही बात करूँ, तो 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उसके पहले के कालखंड को देखना चाहिए। ये देश एक जमाने में बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और फिर उस पे एक के बाद एक के बाद एक, लगभग 1000 साल तक आक्रमण हुए, और सहज तरीके से जीने वाला समाज, वो अपना व्यक्तित्व, अपना जो पहचान है, वो खो चुका। उसकी वजह से गुलाम भी बना। तो फिर से ये समाज को अपनी पहचान देना। एक जमाने में बोला करते थे कि 4 हिंदू तभी इकट्ठे आएंगे जब 5वां उनके कंधे पे होगा। मतलब हिंदू यानी संगठित नहीं होने वाला समूह। तो ये धारणा भी निकालनी थी। हिंदुओं को संगठित करना, भारत में अ, जो हम समाज के तौर पे जी रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण करना, व्यक्ति निर्माण करना, और उन सब उद्देश्यों को लेकर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने
संघ की शुरुआत की। तो संघ का काम तो यही है, व्यक्ति निर्माण, चारित्र निर्माण, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और फिर वो समाज में जाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करेंगे। तो संघ में स्वयंसेवक का जो रोल है वो क्या है? संघ में स्वयंसेवक ही सब कुछ है। स्वयंसेवक नहीं तो संघ नहीं। क्योंकि संघ में जितने भी जो आप बाहर की परिभाषा में बात करें तो पद या हुँ, हुद्दा, हुँ, तो संघ में डेजिग्नेशन ऐसा नहीं है। हुँ। संघ में दायित्व बोला जाता है। जी, तो मैं प्रचार प्रमुख हूँ तो मेरा दायित्व प्रचार प्रमुख का है, मेरा डेजिग्नेशन नहीं है। जी, ऐसे परम पूज्य सरसंघचालक भी उनका दायित्व है, बाकी हम सारे स्वयंसेवक हैं। जी। तो स्वयंसेवक ही संघ चलाते हैं। संघ में स्वयंसेवक ही है, अगर स्वयंसेवक नहीं है तो कुछ नहीं है। तो स्वयंसेवक का रोल मानो या वो जो भी है, वो इसी तरह से है। तो आपने अभी बात करी चारित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के बारे में। तो स्वयंसेवक का होना और उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो एक बोलते हैं ना कि हर एक पर्सन की एक पर्सनालिटी होती है। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक पर्सनालिटी होगी, तो एक स्वयंसेवक की क्या पर्सनालिटी होगी? चारित्र निर्माण यानी राष्ट्रीय चारित्र निर्माण। चरित्र अच्छा हो सकता है, हुँ, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये देश, ये राष्ट्र वो क्या है, उसकी समझ शायद उसको नहीं भी हो, है ना? तो राष्ट्रीय चारित्र है, ये जब शब्द आता है तो राष्ट्रीय चारित्र आना चाहिए, सिर्फ चरित्र निर्माण नहीं, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना। और संघ का स्वयंसेवक है तो उसमें सहज तौर पे देश के लिए प्रेम होना चाहिए, ऐसे सभी के लिए होना चाहिए। स्वयंसेवक है तो उसकी तो ये आवश्यकता ही है। दूसरा, समाज के प्रति एक उसका दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं समाज के लिए बना हूं, समाज मेरे लिए नहीं है। यानी जो स्वयंसेवकत्व है, समाज हमसे एक स्टेप ऊपर है, हम उससे नीचे है, हम समाज की सेवा करने के लिए है। ये बात स्वयंसेवक में होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो बहुत बातें काफी है। तो संघ में जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को? बहुत आसान है। आप कहीं भी जाइए, शाखाएं चलती है पूरे देश में, किसी भी शाखा में चले जाइए, 1 2 3 4 5 दिन जाइए, आपको आदत लग जाएगी, आप स्वयंसेवक बन जाएंगे। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, हाँ। कोई फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, कोई फीस भी नहीं लगती। जी, 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 जी। हाँ, आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो जो संघ है, उसमें मैं देखा जैसे आपने बोला कि सेवा का भी काम बहुत जैसे अभी कुछ दुर्घटना हुई हमारे गुजरात में, तो उसमें आरएसएस के स्वयंसेवक पहुँच गए वहाँ पे, अपनी सेवा देने के लिए। तो आरएसएस क्या राष्ट्र के लिए हमेशा से ही अपना त्याग करने के लिए तैयार है? नहीं, वो बेसिक बात है ना, संघ में आओ यानी आप समर्पित रहो। हुँ, परम पूज्य सरसंघ चालक अभी जो मोहन जी है, वो बहुत बार बोलते हैं, कुछ देना है तो संघ में आओ, कुछ लेने के लिए मत आओ। बहुत बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो आपको संघ में जुड़े यानी समाज को देना है, आप अपनी सेवा दो, अपना तन मन धन समर्पित करो, यही है। और इसी के लिए संघ में आना है। कुछ पाने के लिए संघ में नहीं आना है। जी, जी। काफ़ी लोग तो मतलब पद पाने के लिए भी आते हैं, आपको पता ही होगा। देखिए, जब आते हैं तो वो कौन सा विचार लेके आते हैं वो पता नहीं होता नहीं, हमें, लेकिन इतना पक्का है कि एक आध साल अगर वो संघ में रहे तो उनकी सारी भ्रमणाएं दूर हो जाती है, उनको भी पता चल जाता है कि यार कुछ देना ही है, और फिर वो ऐसे ही बन जाता जी। है। तो ये भी संघ की एक विशेषता है। तो जैसे भाजपा और संघ को बहुत जोड़ा जाता है, तो क्या संघ सिर्फ भाजपा को सपोर्ट करती है? ये प्रश्न बहुत बार उठा है, उठना भी चाहिए। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में स्वयंसेवक हैं, काम करते हैं, तो क्योंकि स्वयंसेवक है इसलिए उनका संघ के साथ संबंध है, तो उस तरह का संबंध है, वो मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो संघ के स्वयंसेवक नहीं है, हुँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, हुँ, तो उनका संघ से सीधा संबंध नहीं है। दूसरी बात, राजकीय राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उसमें अ, अगर हिंदुत्व की विचारधारा लेकर कोई चलता है हुँ। तो उसको संघ समर्थन करता है ऐसा नहीं, सहज समर्थन हो जाता है। उसके लिए संघ नहीं बनाया कि किसी राजकीय पार्टी को आगे चलाए, उसके लिए संघ नहीं है। लेकिन कोई, आप मेरी बात को ही आगे लेके चलो तो स्वाभाविक मेरा हाथ
आपके साथ आएगा, ये सहज है। उसके लिए संघ कोई प्रयास नहीं करता। जैसे कोई मुस्लिम पार्टी है सपोज, और वो राष्ट्र के प्रति अपना पूरा बलिदान त्याग करने के लिए तैयार है, तो क्या संघ उसको सपोर्ट करेगा? देखिए, मुस्लिम पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर राष्ट्र को समर्पित है तो उसको सबका समर्थन मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बार बार जब बातें मीडिया में भी चलती है कि आप समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो, तो संघ ने कभी भी सीधी राजनीतिक किसी भी पार्टी को समर्थन करने की बात कभी भी नहीं की है। हम्म। संघ का काम है शाखा चलाना, व्यक्ति निर्माण करना, वो करते हैं। हाँ, वहां स्वयंसेवक है तो उनसे संबंध है तो बातें होती है ना? तो ये चलता है। अच्छा, अब जो संघ है, जैसे आपने फिर से व्यक्ति निर्माण की बात करी, तो वो व्यक्ति निर्माण कैसे होता है? थोड़ा आप उसके पे दृष्टि डाल सकते हैं? अ, पता ही नहीं चलता कैसे होता है। हाँ। क्योंकि एक्चुअली संघ की एक एक घंटे की शाखा होती है, जी। और उस शाखा में व्यक्ति जाता है तो बहुत सी चीजें भूल जाता है। और संघ में ऐसा है कि कुछ कह के सिखाओ ऐसी पद्धति नहीं है हम्म। संघ में, कि आप शाखा में आओगे तो आपको जूते लाइन में उतारने पड़ेंगे, कोई कहता नहीं है। लेकिन जूते लाइन में रहते हैं तो जो व्यक्ति बाहर से आता है वो भी जूते लाइन में ही रखता है, तो सहजता है। दूसरे कुछ खेल खेलते हैं, हम्म। तो खेल जब व्यक्ति खेलता है तो मन से खेलता जी। है ना? जब मन से खेलता है तो जो खेल की भावना है उसमें आती है। और सारे खेल में कोई जीतता है कोई हारता है, तो जय किसकी बोली जाती है? ये टीम या बी टीम की नहीं, भारत माता की जय बोली जाती है। तो वो सहजता से आ जाता है। प्रार्थना है, प्रार्थना में संस्कार, हम कुछ बातें भगवान से मांगते हैं, हम्म। है ना? कुछ बात हम प्रॉमिस करते हैं, है ना? कि हम भारत माता के लिए कटिबद्ध है। तो ये सारी बातें जब बार बार होती है, तो ये बार बार होने के कारण सहज तौर पे व्यक्ति निर्माण हो जाता है। व्यक्ति को भी पता नहीं चलता वो कब बदल गया। वो व्यक्ति आता है जो अपना परिचय देने में मतलब 2 मिनट लगाता है, वो 2 साल के बाद 1 घंटे किसी विषय पे बोलने लगता है, उसको भी पता नहीं चलता है। सहज है ये। तो जैसे आपने फिर अभी गेम्स की बात करी कि भाई हम लोग रमत खिलाते हैं, तो उस गेम्स में यानी जो युवा है वो क्या क्या चीजें सीख सकते हैं? मैंने बोला ना, सीखना नहीं, हम्म। उसमें अपने आप को सम्मिलित करना। सम्मिलित करना। जब आप कबड्डी खेलते हैं तो सामने 8-9 लोग हैं, उसके सामने जाना है अकेले व्यक्ति को, तो साहस वृत्ति सहज आती है उसमें, सही बहुत बात। सहज आ जाती है। जी। जब कोई सामने से आता है उसको पकड़ना है तो कैसे पकड़ना, उसकी ट्रिक सहज आ जाती है। तो ये उसमें भी कोई लॉजिक और साइंस नहीं है। हमारे वहां खेल इसी तरह से खेले जाते थे पहले भी, और खेल से संस्कार आए, ये स्वभाव समाज का पहले से रहा है, संघ में भी यही है। तो युवा के लिए संघ का क्या रोल है? युवाओं के लिए खाली? संघ का रोल सिर्फ युवाओं के लिए क्यों, सभी के लिए है। अच्छा। सभी के लिए संघ का रोल है। संघ की भूमिका क्या है? तो आ, एक राष्ट्र जो अपनी पहचान खो चुका था, 1000 साल से उस पे आघात हो रहे थे, उसको खड़ा करने के लिए संगठित करना सभी को संघ ने किया। वो बड़ी भूमिका है। उसमें युवा भी आए, उसमें थोड़े ज्यादा उम्र के आए, बच्चे भी आए, शिशु स्वयंसेवक संघ में आते हैं। तो है, सबके लिए संघ की भूमिका है। जी। एक्चुअली क्या है कि युवाओं के लिए क्या करना, महिलाओं के लिए क्या करना, इसके लिए करना, ये नहीं, समग्रतया क्या करना, संघ का दृष्टिकोण ये हो रहता है हमेशा। ये है। तो संघ में आके कोई भी एक नॉर्मल आदमी है वो क्या क्या चीजें सीख सकता अगेन मैंने ही बोला ना, ये क्या सीख सकता है, ये बात छोड़िए। आप किसी स्वयंसेवक को पहले जानते हो, बाद में जब स्वयंसेवक बना फिर कुछ साल के बाद उसमें जो परिवर्तन आता है है? वो देख लीजिए। तो वो एक तो शिस्त आ जाती है, सहज तौर पे शिस्त आ जाती है। समाज के प्रति एक दृष्टिकोण उसका स्पष्ट हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या है संघ में कि कुछ भी आपदा आ जाए तो पहले दौड़ते हैं। तो संघ में कोई आदेश नहीं देता कि आप जाओ और वहां जाके भूकंप आया है तो लोगों की सेवा करो, संघ का आदेश नहीं देता। लेकिन स्वयंसेवक को लगता है कि मेरा काम है और कौन करेगा, तो वो भागता है, दौड़ता है। क्योंकि सारे स्वयंसेवक जाते हैं, उसमें आपस में एक हरोज शाखा में जाते हैं, एक बॉन्डिंग रहता है,
तो एक टीम वर्क बन जाता है और काम करते हैं, लोगों को दिखता है संघ के लोग काम करते हैं। सेवा करना वो सहज हमारा धर्म है, ये स्वभाव स्वयं का बनता है। ये राष्ट्र मेरा है, उसके प्रति मेरा कर्तव्य है, ये सहज स्वभाव संघ के स्वयं का बनता है। तो ये सीखता है स्वयं से। तो जैसे काफ़ी संस्थाएँ और मतलब ऐसे काफ़ी बार न्यूज़ पे आता है, तो मैं उस पे ही प्रश्न पूछूँगा कि क्या संघ एक वायलेंस ऑर्गेनाइज़ेशन है? कैसे हो सकता है? एक घटना बताइए पूरी दुनिया में, हो ना सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि संघ का जो काम है ना, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो लोग बोलते हैं, उसके हम तो ये भी नहीं बोलते। संघ की जो प्रवृत्ति है, मुख्य प्रवृत्ति शाखा चलाना है। शाखा कहाँ चलती है? मैदान में चलती है। किसी कमरे में तो शाखा चलती नहीं। अब मैदान में हम सब कुछ करते हैं, सब लोग देखते देखते हैं, किसी को आज तक लगा नहीं कि वायलेंस कर रहे हैं। और लगेगा कि क्यों करते ही नहीं है, तो लगेगा क्या? सोच भी सही ऐसी बात। नहीं है। सारे लोग हमारे, परम पूज्य सरसंघचालक मोहन जी ने अनेक बार बोला है, सर्वेशाम अविरोधेन। हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। अब जब किसी का विरोध ही नहीं करते तो हिंसा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे तो अब जैसे आपने बोला कि राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र के कल्चर के लिए संघ क्या कर रहा है? एक्चुअली राष्ट्र के कल्चर के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, वो लोगों के सामने आए। और ऐसा भी नहीं कि संघ ला रहा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही है, हुँ। करती रहती है। तो सारे लोग मिलकर करते हैं, उसमें संघ अलग से कुछ करे ऐसी आवश्यकता भी नहीं। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। जैसे हम प्रचार विभाग में नारद जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हम मानते हैं कि जो पत्रकार होना चाहिए वो नारद जैसा होना चाहिए। तो ये संकल्पना ही हमारी संस्कृति है। नारद ने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो आज पत्रकार करते हैं। हुँ। नारद की छवि अलग बना दी, अलग बात है, बाकी नारद बहुत बुद्धिमान थे, है ना? उन्होंने जो जो किया वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए नहीं किया, जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन आवश्यक है उसको देना, हुँ। यही उन्होंने किया है। बाकी कहीं गड़बड़ होती तो होती है, वो उसमें नारद का दोष नहीं। लेकिन क्योंकि नारद एक आदर्श होना चाहिए पत्रकार का, तो हमने ये शुरू किया। बहुत साल से हम नारद जयंती मना रहे हैं। उसके उस दिन पत्रकारों का सम्मान भी कर रहे हैं। पहले हम पे लोग हंसते थे, अभी खुशी खुशी आते हैं, पत्रकार जगत पे से भी आते हैं, सम्मान ग्रहण करते हैं, अच्छा कार्यक्रम होता है। लोगों को नारद अभी समझ में भी आने लगे। तो इस तरह से होता रहता है। जैसे शिवाजी की बात है, जी। महाराणा प्रताप की बात करनी, संघ में प्रातस्मरण है, उसमें जो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक नगरियों की बात है, पौराणिक स्थानों की बात है, हमारे विज्ञान पुरुषों की बात है, हमारे ऋषि मुनियों की बात है, वो सारे को स्मरण करते हैं। वो सुबह होता है, हर किसी बैठक में भी सुबह होता है, हुँ। प्रातः स्मरण है पूरा, है ना? तो एकात्मता स्तोत्र उसको बोलते हैं, होता है, उसमें सब कुछ है। तो इससे भी पता चलता है कि भारत क्या था। हुँ। विजयनगर साम्राज्य को याद करता है। कुछ ट्रेनिंग एकेडमीज़ या ऐसा कुछ मैंने सुना है कि वो होती है, जो मतलब कुछ 7 दिनों की, 14 दिनों की, 21 दिनों की कुछ होती है शायद, तो थोड़ा बहुत आप उस पे लाइट डाल सकते देखिए, संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, और कार्यकर्ता संगठन को किस तरह से चलाएंगे उसका प्रशिक्षण आवश्यक है। हैं? हुँ। तो उसलिए संघ ने शुरू से ही, मतलब संघ की शुरुआत हुई और कुछ सालों के बाद ये परंपरा शुरू हो गई। 7 दिन का व्रत तो बाद में जुड़ा, पहले 15 दिन, 20 दिन, एक एक महीने का भी हुआ करता था। उसको हम संघ शिक्षा वर्ग बोलते हैं। उसमें शाखा कैसे चलाई जाए, ज्यादातर फोकस उस पर रहता है। बाद में कुछ विषय जोड़ते हैं, संपर्क कैसे करना है, ये सब बात, लेकिन उसका मेन फोकस यही है कि आप शाखा कैसे चलाओगे, आपके आपका जो विस्तार, जो शाखा का विस्तार है, उसमें लोगों को कैसे जोड़ोगे, ये पूरा होता है। ट्रेनिंग वही होती है, और कुछ ट्रेनिंग नहीं होती। तो मतलब जो जैसे आपने बताया कि तो इसमें एडवांस कुछ होगा ना, मतलब एकदम कि उससे ऊपर कुछ नहीं है, जैसे उसमें अभी प्रशिक्षण में। अभी अभी थोड़े अगले साल थोड़ा चेंज बदल आने वाला है। बाकी पहले कोई भी स्वयंसेवक आता है तो कुछ समय के बाद प्राथमिक वर्ग कर लेता है, जो 7 दिन का होता है। ओके।
फिर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो 15-15 दिन के, और फिर तृतीय वर्ष। नागपुर में ही तृतीय वर्ष होता है हमेशा। अभी थोड़ा बदल आने वाला है अगले साल से। लेकिन ये तृतीय वर्ष, कोई बोलेगा कि मैं तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ, तो स्वयंसेवक मानते हैं कि शाखा चलाने के लिए वो व्यक्ति लगभग निपुण है, उसको सब पता है कैसे शाखा चलती है। तो ये पर जैसे एक नया स्वयंसेवक आता है कोई और वो शाखा से जुड़ता है, तो और जो एडवांस जो ट्रेनिंग लेके आया है, जो आपने बोला कि तृतीय वर्ष, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? वैसे शाखा में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, जैसे उसने द्वितीय वर्ष कर लिया, तृतीय वर्ष कर लिया, तो उसको दायित्व में उस कुछ सहज तौर पे वो वहाँ होगा ही, अच्छा। क्योंकि इस तरह से ही चलता है ना। वो स्वयंसेवक शाखा में आता है, फिर प्राथमिक वर्ग करता है, तो फिर लगता है कि चलो प्राथमिक वर्ग किया है, तो उसको किसी शाखा का मुख्य शिक्षक बना दो। प्रथम वर्ष करता है तो थोड़ी समझ भी आ जाती है, तो बोले चलो उसको भाग या जिले में कोई दायित्व दे दो, तो ऐसा चलता है। पर क्या ये कंपलसरी है नहीं नहीं, दायित्व लेने के लिए? संघ में कंपलसरी कुछ नहीं है, स्वयंसेवक बना रहना कंपलसरी है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, जैसे मैं वही पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि ये सब दायित्व मिलते हैं, तो जैसे जैसे वो एडवांस ट्रेनिंग करते रहते हैं तो उनको दायित्व मिलते रहते हैं, तो एक स्वयंसेवक जो आप आपकी शाखा है वहां पे डेली बेसिस पे आ रहा है, और एक ऐसा स्वयंसेवक जो तृतीय वर्ष शिक्षित है, तो क्या वो जो एडवांस ट्रेनिंग करके है उसको दायित्व ज्यादा मिलेगा, नहीं या नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? मैं जब प्रांत का प्रचारक बना, तब मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित था, मेरा तृतीय वर्ष नहीं हुआ था। अच्छा। तृतीय वर्ष मेरा काफी बाद में हुआ, मतलब 2008 में मैंने द्वितीय वर्ष किया और 2017 में मैंने तृतीय वर्ष किया, तो 10 साल का फर्क था। 2011 में मैं सह प्रांत प्रचारक बन गया था। तो ऐसा अभी नहीं है संघ। मैं यही बोल, प्रॉब्लम क्या है कि संघ जैसा संगठन दुनिया में कोई है नहीं, हम्म। इसलिए लोग समझ नहीं पाते। जनरली क्या होता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को समझना है, तो कैसे समझो, तो कांग्रेस से उसकी तुलना कर लो, है ना। बरा, कोई धार्मिक संगठन है तो उसको कैसे समझता है, तो दूसरे धार्मिक संगठन से उसकी तुलना कर दो, हम्म। तो आप समझोगे कि ये ठीक है, ऐसा है ऐसा है। अब संघ जैसा कोई संगठन ही नहीं है, हम्म। तो आप उसकी तुलना कहाँ करोगे। तो इसलिए बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती। संघ में कुछ, मैंने पहले बोला ना, संघ ने मॉडल के तौर पे कुछ शुरू नहीं किया है। हम्म। जब संघ शुरू हुआ, डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया संघ, तो भी लोगों को कोई मॉडल नहीं दिया था। आओ मिलो बैठे बात करते हैं, वही से बात शुरू हुई। जैसे जैसे पता लगा कि चलो अभी इसको ऑर्गेनाइज करना है, अब शाखा लगानी है, तो शाखा की व्यवस्था खड़ी होगी। अब शाखा में शारीरिक कार्यक्रम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना है, तो शारीरिक विभाग बन गया। उनको बौद्धिक प्रशिक्षण चाहिए, देश क्या है समाज क्या है समझना चाहिए, बौद्धिक विभाग बन गया। अब सेवा कार्य बहुत सारे चलते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कोई पूछताछ करने वाला होना चाहिए, सेवा विभाग बन गया। बहुत सारे स्वयंसेवक संपर्क करते हैं, उसको सुगठित करना है, हम्म। संपर्क विभाग बन गया। ओह। तो ऐसे ही बढ़ता गया है संघ, है ना। तो इसलिए कोई मॉडल नहीं है संघ में, और इसलिए ऐसे कोई नियम भी नहीं है। यानी कोई जब ये जो संगठन चालू हुआ, जब संघ आई थिंक 1925 में चालू हुआ, 1925 विजयादशमी। तो उस समय कोई एक ऑब्जेक्टिव या बायलॉज नहीं बनाया था कि भाई हमको ये ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। बिल्कुल नहीं। तो आज भी अगर कोई है चीज और उसको कल चेंज करने का आ सकता है, तो क्या वो चेंज हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें क्या है कि बाद में जब गांधी हत्या का आरोप संघ पे आया, और उसके बाद जो बातें चली, तो उसमें लोगों ने बोला कि इनके पास तो अपना संविधान नहीं है, कुछ नहीं, तो संविधान भी बना के दे दिया कि हम ऐसे चलेंगे। और आज संघ ऐसे ही चलता है। आज संघ में चुनाव होते हैं, हर 3 साल में चुनाव होते हैं। तो ये फिर बायलॉज भी अभी तो बन गए, बायलॉज आप बोलते तो वो भी बन गए, पहले नहीं था। नहीं था, उसका रीजन यही था कि संघ एक पारिवारिक संगठन है। हमारे घर में हम तय नहीं करते, नियम नहीं बनाते, वो सहज होता है। पापा आएंगे तो इसी टेबल पे बैठेंगे, ये तय नहीं होता है। वो बैठते तो बैठते, फिर वहीं बैठते वो, है ना। हमारे घर में ये दिन ये खाना बनेगा, वो दिन वो खाना बनेगा, ये ऐसा कुछ तय नहीं होता है। जो माँ बनाती है खाते, माँ ध्यान रखती है हमारा सबका कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। परिवार में कोई नियम नहीं होते इस तरह के। हाँ, सबको मिलके रहना है, प्रेम से रहना है, साथ में रहना है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है तो भी सहज नियम है संघ में, यही है। सबको साथ में रहना है, समान रहना है, प्रेम से रहना है।
अच्छा, जैसे अभी आपने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, हाँ। तो ऐसा काफ़ी बार मतलब न्यूज़ में भी आता है और काफ़ी बार सुनने को आता है कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, आप उसको डिसफ़ॉलो करते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ विचारों से आप सहमत हो सकते हो, कुछ विचारों से नहीं हो सकते। गांधी जी का और संघ का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना ही है। कुछ विचारों से संघ के लोग स्वयं उनसे सहमत नहीं थे। वो आज भी नहीं है, है ना? तो नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है? हुँ, लेकिन गांधी जी महान थे, वो देश का आदर्श हो सकते हैं, उसमें कभी कोई समझौता नहीं हुआ। संघ के स्वयंसेवक भी उनको मानते हैं। वो जो मैंने बोला बोला ना एकात्मता स्तोत्र, हुँ। उसमें गांधी जी का भी नाम है। अच्छा, तो गांधी जी को भी हम याद करते हैं, ऐसा है नहीं। बाहर भ्रमणा बहुत चलती है, चलने दीजिए उसको। अच्छा, अब दूसरा एक बहुत बड़ा अभी आजकल प्रश्न उठता है कि जब भाई संघ का एक अपना कोई ध्वज है शायद, भगवा ध्वज, तो वो राष्ट्रध्वज क्यों नहीं यानी ये फ्लैग होस्टिंग करते अच्छा हैं? प्रश्न है ये। बहुत बार चलता है कि संघ वाले तिरंगे को मानते नहीं है। ऐसा तो है नहीं। देखिए, दोनों का महत्व स्वयंसेवकों के लिए क्या है वो समझना चाहिए। जो भगवा ध्वज है उसको संघ के स्वयंसेवक परम पवित्र भगवा ध्वज बोलते हैं। और पवन परम पवित्र भगवा ध्वज क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक परंपरा शुरू की गुरु शिष्य की। तब उन्होंने गुरु के तौर पे भगवा ध्वज की स्थापना की। उन्होंने बोला कि ये परम पवित्र भगवा ध्वज ये आज से हमारा गुरु होगा और उसको देखकर हम इतिहास, हमारी संस्कृति और परंपराओं को सीखेंगे। उन्होंने पहला जो भाषण दिया भगवे ध्वज की स्थापना करने के बाद वो यही था। तो भगवा ध्वज गुरु है, राष्ट्र ध्वज राष्ट्र का सम्मानित ध्वज है, राष्ट्र का प्रतीक है। अब दोनों में कोई ऐसी समानता ही नहीं हुँ, है ना? दोनों के आदर के कारण अलग है। एक राष्ट्र ध्वज है इसलिए उसको सम्मान देना है, एक गुरु है इसलिए उसको सम्मान देना है। तो इसका सम्मान कम, इसका सम्मान ज्यादा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु को हम गुरु ही मानेंगे, वो राष्ट्र ध्वज है। तो ये भ्रमणा चलती है और ये बहुत से लोगों ने जानबूझकर फैलाया है। संघ के कार्यालय पे ध्वज नहीं फहराते। अरे भाई, बताओ ना, इसके पहले कहाँ फर्क फहराते थे? कहीं भी नहीं फहराते थे पहले। वो हमारे बायलॉज जो थे, ध्वज कोड था, वही अनुमति नहीं देता था। जैसे अनुमति मिली, होने लगा। नागपुर में शुरू हुआ, अभी सारे प्रांत कार्यालयों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजवंदन का कार्यक्रम होता है, राष्ट्रध्वज फहराता है। परम पूज्य सरसंघ संचालक जी और सरकार जी जहां भी होते हैं, वहां उस कार्यक्रम में उस दिन भाग लेते ही है। बाद में उस संघ के कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो डेली बेसिस पे ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, उसका कारण ये है कि शाखा में गुरु की आवश्यकता है। स्कूल में जब शिक्षक पढ़ाता है तो आप तिरंगा रख देते हैं क्या? नहीं रखते ना। वो शिक्षक पढ़ाता है, वो गुरु है, तो गुरु का स्थान उसका है, तो गुरु रहेगा। जी। लेकिन उससे राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान तो कम नहीं होता। मुझे एक इंसिडेंस बताइए, एक पूरे ये अब 100 साल संघ को भी होने वाला है, 75 साल हम स्वतंत्रता के हमारे हो गए। एक इंसिडेंस बता दीजिए, किसी स्वयंसेवक ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये सम्मान है, हमारे गर्व का विषय है तिरंगा। तो जैसे ये तो अभी-अभी हुआ है। तो पहले जैसे काफ़ी प्रश्न इस पे भी आए हुए हैं कि किसी भी फ्रीडम मूवमेंट में संघ के किसी भी स्वयंसेवक ने या संघ चालक जी ने संघ चालक जी ने कभी किसी ने भाग नहीं लिया डायरेक्टली। क्यों? ऐसा है ना कि एक हमारी कार्यप्रणाली का हिस्सा ऐसा रहा कि हमने कभी मीडिया से बात नहीं की। 17 साल तक हम कार्यकर्ता निर्माण में लगे, तो विरोधियों को ये मौका मिल गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने प्लांट कर दी। अभी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अनुशीलन समिति क्या थी, क्या काम करती थी? ढूंढ लीजिए, है ना? तो उनके जीवन की शुरुआती क्रांति से हुई है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि संघ के लोग नहीं थे? हाँ, संघ की कार्य पद्धति ऐसी है। मैं एक उदाहरण आपको उसका देता हूं।
जब गांधी जी ने यहाँ नमक सत्याग्रह शुरू किया, उसी समय पे डॉक्टर हेडगेवार जी ने जंगल सत्याग्रह किया। वो जंगल का कानून अंग्रेजों ने बनाया है उसको तोड़ना, यहाँ इन्होंने नमक का किया। उसमें उन्होंने किया क्या, वो तो संघ के सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने एक पराजपे करके स्वयंसेवक थे, उनको सरसंघ चालक बना दिया। उन्होंने सरसंघ चालक पद से मुक्ति लेके वो फिर उसमें हिस्सा लिया। हम्म, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, संघीय स्वयंसेवक उसमें साथ थे, उसने बोला नहीं है। राजगुरु का संबंध हेडगेवार जी से है, उनको छुपने की व्यवस्था हेडगेवार जी ने की है। अरुणा अशरफ और अशरफ अली को उनको भी रखा है संघीय स्वयंसेवकों ने। बहुत सारे स्वयंसेवक हर तरह के जितने भी फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट हुए सारे में संघ के लोग है थे ही, स्वयंसेवक थे ही। हाँ, वो तब एक प्लेटफॉर्म बन चुका था कांग्रेस का, तो उसमें होंगे या फिर सशस्त्र क्रांति में होंगे होंगे आप ढूंढ लीजिए, निकलेंगे ही, है ही। क्या संघ संविधान को मानता है? बिल्कुल मानता है, मानना ही चाहिए। अपने लोगों ने संविधान बनाया है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आधार रख के बनाया है, क्यों नहीं मानना चाहिए। और संघ को पहली बार ताक पे इंदिरा गांधी ने रखा, इमरजेंसी लगा के। तब बाहर कौन कौन निकला, संघ के लोग ही तो निकले। आप सोच लो, संघ के लोग नहीं होते तो इमरजेंसी का आंदोलन था वो इतना प्रभावी होता क्या। जयप्रकाश नारायण से लेके बहुत से समाजवादी नेता वो संघ के परिचय में तब आए। उनको लगा कि आप सही कर रहे हो, उन्होंने पब्लिकली एक्नोलेज किया बहुत बहुत सारी जगह पे। तो सारा जो भूगर्भ आंदोलन था, संघ के स्वयंसेवकों प्रचारकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है उसमें। तो संविधान, जिसने संविधान को ताक पे रखा, उसके सामने संघ खड़ा हुआ है। तो संविधान का अनादर करना, ये तो सोच ही कैसे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, और सोचते भी नहीं है। अब जैसे हम सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है संविधान बनाने में, तो काफी बार ऐसा सुनने में भी आया है और न्यूज़पेपर्स में भी काफी बार आता है कि संघ के लोग या आरएसएस है, वो बी आर अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है और उनके जो लोग हैं उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट ज्यादा करती है और उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती। नहीं, पहले तो समझिए कि बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी क्या है। वो जो समझते नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। हम्म, डॉक्टर अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी में राष्ट्र प्रथम रहा है हमेशा। उन्होंने ये भाषा के आधार पे प्रांत का विरोध किया था। उन्होंने समान सिविल कोड की बात की थी, सब समान होने चाहिए। अब ये तो हम ही लेके चल रहे हैं। तो ऐसा है नहीं, अब आप कुछ भी बोल दो तो होता नहीं है। संघ के लोगों के उनके साथ संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने जो एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऐसा कुछ बनाया था, उसके सचिव थे, प्रचारक भी थे वो। दत्तोपंत जी ने बहुत सारे संगठन खड़े करने में उनकी भूमिका रही है। हम्म, वो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऐसा कुछ नाम था मुझे एग्जैक्ट, बाद में फिर वो रिपब्लिकन पार्टी में तब्दील हुआ। अब उसके सचिव थे, वो संघ के प्रचारक थे। उनका एक भंडारा का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन के भी मतलब इंचार्ज रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। हराया तो कांग्रेस ने। डॉक्टर अंबेडकर जी की जो सारी बातें हैं, सारे समाज को साथ में लेकर चलना, तो ये तो संघ का पहले दिन से रहा है। सामाजिक समरसता अगर संघ के काम में से निकाल दो तो संघ का कोई काम नहीं बचेगा। हम्म, आज भी जब हम बात करते हैं ना, तो आप कौन हो हम पूछेंगे नहीं, स्वयं से पूछेंगे नहीं कभी। घर में वातावरण भी ऐसा बन चुका है स्वयंसेवकों के कि स्वयंसेवक के घर में कोई जाता है तो उसको भी इस तरह की बात नहीं पूछी जाती है। छोटा बच्चा भी नहीं पूछता है कभी। वो स्वभाव संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया है, 3-4 पीढ़ी उसमें चले गई और बना है अभी। अम्बेडकर जी वही तो चाहते थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ही नहीं। हम्म। तो क्या आरएसएस रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है? 1985 में एक प्रस्ताव पारित किया संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में, और उसमें क्लियर है, बहुत क्लियर है। जब तक जो वंचित समाज है वो, उनको लगता है कि हमें आवश्यकता है आरक्षण की, तब तक आरक्षण रहेगा।
ये ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रस्ताव के रूप में हुआ है संघ के 85 में हुआ है। पर ऐसे काफ़ी बार जनता ऐसा सुना है मैंने कि जो पॉलिटिशियंस है वो इसको अपनी बेनिफिट के लिए इसको 10 साल बढ़ा देते हैं। पॉलिटिशियन क्या करते हैं वो संघ के लिए मायने नहीं रखता, है ना? पॉलिटिशियन अपना सोचता है, राजनीतिक अपना सोचता है, वो समाज के लिए अपने एंगल से सोचता है, तो उसका वो हो सकता है। संघ ने विरोध नहीं किया है, हुँ, पहले भी नहीं करते थे, 85 में तो ऑफिशियल बोल दिया। और उसका कारण भी है ना कि मानो कि कोई हमारे घर में 2 बच्चे हैं, कोई कमजोर बच्चा है, उसको दूध की आवश्यकता ज़्यादा है, तो वो माँ उसको दूध ज़्यादा देगी, उसमें उसमें सोचना क्या है? वो सहज है। अब जैसे आपने तो ध्वज में के तौर पे आपने उनको गुरु की तो बात कर दी। अब अभी आपने माँ की बात करी। तो संघ में स्त्री का क्या रोल है? हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक कहा करते थे कि शाखा में महिला नहीं है, संघ में महिला है। तो क्योंकि शाखा का जो फॉर्मेट है ना, वो उसमें पुरुष आते हैं तो उनका अपनी तरह से फॉर्मेट चलता है, तो उसमें महिला नहीं है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी को एक बार उनके प्रवास में अ, लक्ष्मीबाई केलकर नाम की एक महिला वो मिली, उनके बच्चे शाखा में जाया करते थे। तो उन्होंने पूछा कि महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने कहा होना चाहिए, आप शुरू करो। उन्होंने शुरू किया, तो राष्ट्र सेविका समिति बन गई। हुँ, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर ही राष्ट्र सेविका समिति चलती है, उसमें महिलाएं शाखा में जाती है। सवाल मैदान का है, मैदान में आप जाते हो और जो कार्यक्रम करते हो हुँ, वो महिलाओं के लिए अलग हो सकते हैं, पुरुषों के लिए अलग हो सकते हैं, इसलिए वो अलग है। दूसरा, अगर मैं काम करता हूं तो मेरे परिवार की महिलाएं जो मेरी पत्नी है या बेटी है वो सारा घर का दायित्व समाज का दायित्व तो वो संभाल लेती है, तो उनका सहयोग है कि नहीं। और बात मैं अभी आगे करूं तो अभी हम प्रचार विभाग में मेरी टीम में एक महिला है, प्रांत की टीम में एक महिला है जो फिल्म आयाम देख रही है, महिला अच्छा। है। हमने एक संशोधन टीम बनाई है, रिसर्च टीम बनाई है, उसमें 2 महिलाएं काम कर हुँ, रही है। हुँ, तो महिला संघ में महिला है, शाखा पर नहीं। शाखा पर नहीं है। ठीक है। और जब भीमराव अंबेडकर जी कुछ महिलाओं के रिलेटेड कुछ लॉज़ लाने वाले थे, तब आरएसएस वालों ने क्यों विरोध नहीं, किया? कौन से लॉस लाने वाले थे? वो अब ये मैंने आइडिया नहीं, अब ये देखिए ये तो ये मैंने सुना हिंदू कोड बिल के बारे में, और उसमें उसके प्रावधान ठीक नहीं थे अच्छा। और उसका संघ ने ही नहीं कुछ विरोध किया है। हुँ, ऑर्गेनाइजर में कुछ छपा था, तो इतना मुझे याद है। लेकिन देखिए, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी ना, तब बहुत सारी बातें ऐसी आई है, बहुत सारी, कि एक ही चीज पे अलग अलग एंगल से लोगों ने बोला है, लेकिन बाद में तय हो गया कि यही है, तो फिर सब उसी रास्ते पे चला है। हुँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप मतलब सारे लोग अपने विचार रखते हैं, तो कुछ लोगों ने विचार रखे होंगे कि ये सही है गलत है, तो रखेंगे, उनका अधिकार है। लेकिन जब तय हो गया कि नहीं संविधान ऐसे है, उसके बाद उसको मानना। ऐसे स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी बातें संविधान में कहाँ सम्मिलित हुई? हुँ, उन्होंने कॉमन सिविल कोड तो तब भी बोला था उन्होंने, क्यों नहीं हुआ? संविधान में सेक्युलर शब्द था ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी को उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी थी, इमरजेंसी के वक्त आ गया शब्द वो। तो वो तो अंबेडकर जी की अवधारणा नहीं थी उसमें। तो क्या वो मिसयूज़ ऑफ पावर था? बिल्कुल, वो तो था ही, क्योंकि तब संसद चल नहीं रही थी। संविधान में अगर संशोधन करता है, वो करना है तो संसद का अधिकार है। हुँ, संसद भी नहीं चल रही थी, आपने डाल दिया उसमें सेक्युलर हुँ, वर्ड। और पता नहीं क्यों डाल दिया, इस समाज को सेक्युलर कहलवाने की, मतलब थप्पा लगाने की आवश्यकता क्या है? हम तो युगों से सेक्युलर है। इसीलिए तो इतनी सारी परंपराएं विकसित हुई भारत में, इतने सारे पूजा पद्धतियां विकसित हुई, इतने अलग अलग तरह के लोग। आज भी इस्लाम वाले लोग बोलते हैं कि सबसे पुरानी मस्जिद तो भारत में है, पुराने चर्चों में भारत में चर्च क्यों भाई बचा यहाँ, हाँ, है ना? हम सेक्युलर थे। हमारे जींस में है, वो बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको कहीं अपीसमेंट करना था, आपने डाल दिया वर्ड। नहीं, ये सही बात है। मैं एक्चुअली इंटरव्यू देख रहा था मैं और आई थिंक वो पाकिस्तान गई थी।
तो उन्होंने बताया कि शायद से कि मस्जिद जो है वो आज भी अगर इंडिया में आप देखोगे तो वो हमारे मस्जिद से तो काफी अच्छी है। अच्छी है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब वो इस वजह से क्योंकि जो हिंदू लोग थे जब उस टाइम पे जो हिंदू थे वो उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमारे धर्म का स्वागत किया। तो इस हिसाब से वो आज भी वो चीजें चल रही हैं। वो हमारा, हम बेवजह किसका विरोध नहीं करते। हम्म पारसी कम्युनिटी पूरी दुनिया में बची तो भारत में बची, क्यों बची? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला कि ये जगह हमारी होगी, वहां हम पूजा करेंगे, हम पारसियों के सिवा किसी को नहीं आने देंगे। वो भी हिंदुओं ने मंजूर किया, ठीक है, आप हम वहां नहीं आएंगे। हो सकता है पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। इजरायली लोग जब इसराइल बना, सब अपने अलग अलग देशों से वापस गए, सभी जगह उन्होंने बताया कि हम पे अत्याचार हुआ है। एक भारत ऐसा था कि वहां से जो लोग गए उन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा धर्म हमने ऐसे निभाया। तो ये सेक्युलरिज्म हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ मस्तिष्क पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सेक्युलर है ही। अच्छा, संघ एक जैसे मोस्टली ये भी प्रश्न उठता होगा, आपको पता होगा कि संघ में ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा है। जैसे इतनी सारी SC ST कम्युनिटी है सॉरी, तो उसमें से कोई भी अभी तक सरसंघचालक क्यों नहीं बना? अच्छा, आपने SC ST का पूछा, आपने कोई बनिया नहीं बना ऐसा क्यों नहीं पूछा? ये टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसा ढूंढ के लाती है। संघ में बाहर के लोगों को लगता है कि संघ सुप्रीम हो, ये ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। संघ में सामूहिक नेतृत्व है। सरसंघचालक हमारे मुखिया है, पिता तुल्य है, एक पिता की भूमिका में है। सब कुछ वो नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने बोला संघ जैसा संगठन दुनिया में है नहीं, तो आप समझोगे कैसे? आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, पिता तुल्य। हाँ, बिल्कुल। तो पिता, माता पिता का तो जो रोल है वो तो भगवान से भी बड़ा है और वो तो गुरु से भी बड़े। गुरु से बड़े ऐसा हम नहीं मान सकते, उसका वो पूरा अलग डिबेट हो जाएगा। देखिए, हर हर हमारा जो भी समाज जीवन में हम जो भी हमारी भूमिका है, उसके अलग अलग दायित्व है। उस हिसाब से हमारा आदर उस तरह से होता है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति। और वो सभी मिक्स कभी नहीं होता। माँ अच्छी की पिता अच्छे हम नहीं बोल सकते, है ना। पिता तो तमाशे लगा भी देता है, सही बात। माँ नहीं लगाती, तो भी पिता अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। इसको इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए। मैंने जो पिता तुल्य की बात की, वो संरक्षक होता है, एक व्यक्ति, है ना, सबको संभालता है, सबका ध्यान रखता है, सबको समझाता है, वो होता है। इसलिए सुप्रीमो की कल्पना हमारे वहां है नहीं है। बस अब कंक्लूड करेंगे और एक लास्ट प्रश्न है कि RSS का जो रोल है वो सनातन धर्म के लिए क्या है? जब हम संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं तो और क्या आता है है ना। हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो उसमें और क्या आता है? वही सनातन विचार आता है। कोई सनातन बोलता है, कोई हिंदुत्व बोलता है, कोई भारतीयता बोलता है। नाम अलग अलग है, बात तो एक ही है। दूसरा, संघ का एक बहुत स्पष्ट मानना पहले दिन से रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो नया नहीं कर रहे, वो पहले होता रहा है, अभी भी हमारे सिवा भी लोग कर रहे हैं और आगे भी लोग करते रहेंगे। तो संघ नया कुछ नहीं करता है। संघ नया क्या करता है? तो संघ संगठन करता है। संगठन किसका करता है? और ये बात बहुत समझने जैसी है। संघ समाज का संगठन करता है, समाज के अंदर संगठन खड़ा नहीं करता।